इसका विस्तार जो है वो केरल में पाया जाता है कि यहीं, क्योंकि लेटराइट मिट्टी का निर्माण वहीं पर हो सकता है जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से वर्षा क्या हो वर्षा 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो। फसल अगर हम जब कभी किसी चीज़ को फसल बोते हैं तो पहले बीज ही बोना पड़ता है। तो बीज अगर बोते हैं बीज अगर बोलते हैं तो बीज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है वो किसकी होती है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है, इस देखिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है वो किसकी होती है? बीज की। 2:1 अनुपात होता है बीज के समय। लेकिन वही बीज क्या हो गया? फसल हो गया। वही बीज अगर आगे जाकर फसल बन गया। जय हिंद। देखिए, इससे पहले आपको हम क्या बता रहे थे? मिट्टी के बारे में बता रहे थे। मिट्टी के बारे में, जियोग्राफी मिट्टी के बारे में बता रहे थे। मिट्टी में आपको क्या क्या बताते थे? जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूरी तरह से बताते थे। देखिए, मिट्टी के पहले 5 परतें होती है, तो आपको बताती है 5 परत के बारे में पता। मिट्टी के पहली परत जो होती है वो होरिजन ओ होती है। उसके बाद दूसरी परत होती है होरिजन ए होती है, तीसरी परत होरिजन बी होती है और चौथी परत होरिजन सी होती है और पांचवी परत जो होती है वो होरिजन आर होती है। तो इतना आपको बता देते हैं। उसके बाद भारत में मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा गया है, जबकि अमेरिका का कृषि भाग जो है उसे 11 भागों में बांटा गया है। मिट्टी के पहले पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमको कंप्लीटली बताते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है। लेकिन इसमें किसकी अधिकता जलोढ़ मिट्टी में होती है? तो चूना की अधिकता क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। उस पर फास्फोरस की अधिकता भी ज़्यादा होती है। पोटेशियम की अधिकता ज़्यादा होती है। चूना। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी के बाद आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होता है कि टेक्नीफेरस के कारण ये इसका रंग क्या होता है? काला हो जाता है। इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टान थोड़ी कि बेसाल्ट चट्टान हुआ तो निर्माण हुआ, नहीं। बेसाल्ट चट्टान चट्टान पर जब घिसावट होती है, जैसे नदियों द्वारा हवाओं द्वारा घिसावट होती है, तो उससे क्या होता है? काली मिट्टी। सर्वाधिक पानी कौन सोखता है? काली मिट्टी सोखती है। और कम पानी जो होती है वो मरुस्थलीय मिट्टी सोखती है। इसके बाद लाल मिट्टी के बारे में बताए थे। लाल मिट्टी खनिज के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी में जो होता है वो क्या होता है कि किसकी अधिकता होती है? लोहा की अधिकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी में खनिज के लिए बहुत ही फेमस होता है। तो ये समझ गए। अब आते हैं, इतना तो बता दिए थे। कौन कौन मिट्टी बता दिए थे? जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता दिए थे। और दूसरा कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी का दूसरा नाम कितने लोग बता सकते हैं? काली मिट्टी का दूसरा नाम कितने लोग बता सकते हैं? देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? रेंगुर मिट्टी। ये समझ गए, रेंगुर मिट्टी। तीसरा जो होता है वो कौन होता है? लाल मिट्टी हो गया। लाल मिट्टी में सर्वाधिक लाल मिट्टी जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। चौथा मिट्टी क्या बताए थे? लेटराइट मिट्टी के बारे में शायद आपको नहीं बताए थे कि बताए थे लेटराइट मिट्टी के बारे में? मुझे भी याद नहीं है। लेटराइट मिट्टी छोड़िए, बताते थे लेटराइट मिट्टी। देखिए, लेटराइट मिट्टी जो होती है लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है वो निक्षालन पद्धति से होता है। निक्षालन पद्धति जिसे हम लोग लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस निक्षालन पद्धति से होता है। इसका विस्तार जो है वो केरल में पाया जाता है कि यहीं, क्योंकि लेटराइट मिट्टी का निर्माण वहीं पर हो सकता है जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से वर्षा क्या हो? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो, वहीं पर क्या हो सकता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो सकता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो दक्षिण भारत में केरल है तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा भी बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे पहले वर्षा वहीं पर होती है मानसून तट। जब सबसे पहला मानसून जो होता है वो केरल में ही आता है, मालाबार तट से टकराती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा लेटराइट मिट्टी। निछाना पद्धति क्या होता है? जैसे कि देखिए, वहाँ पर पत्थर वगैरह, दक्षिण भारत में तो पत्थर वगैरह पाए जाएंगे। तो वर्षा क्या होती है कि जब ये वर्षा होती है तो जितने भी ऊपर के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो नीचे धंस जाते हैं और नीचे का पत्थर वगैरह जो होता है वो दिखने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निक्षालन पद्धति कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखेगा कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लीचिंग प्रोसेस या फिर निक्षालन पद्धति। कभी क्योंकि
कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में दे देता है लीचिंग प्रोसेस, या फिर इंग्लिश में लिखेगा लीचिंग प्रोसेस इस तरह से, और निछावन पत्ती भी लिखता है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में इंग्लिश देता है। तो याद रखिएगा लेटराइट। देखिए लेटराइट जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी पड़ेगा और 200 सेंटीमीटर से क्या होगा, ज़्यादा वर्षा होगा, वहीं पर क्या हो सकता है, लेटराइट मिट्टी का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। देखिए मिट्टी के कौन अंदर चल जाती है तो बता दिए, मिट्टी के कौन, इसमें किसकी अधिकता हो ज़्यादा होती है, तो लौह और एल्युमिनियम, लौह अयस्क और एल्युमिनियम के अयस्क बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लौह अयस्क और एल्युमिनियम के अयस्क जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कल शायद हम लोग लौह अयस्क किसी लाल मिट्टी में बताते थे। देखिए लाल मिट्टी में लोहा तो पाया जाता है, क्या था, लाल मिट्टी में लोहा तो पाया जाता है, लेकिन उसका एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। लाल मिट्टी में क्या होता है, सिलिका बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हो गया कौन सा लौह अयस्क, इसमें क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। ये किसके लिए, काजू मसाला सब के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका ईट जो होता है, ईट ये किसके लिए होता है, काजू मसाले वगैरह होते हैं, मसाले, काजू मसाले, कॉफ़ी के लिए भी ठीक होता है। कॉफ़ी के भी लिए हो सकता है, लेकिन कॉफ़ी के लिए पर्वतीय मिट्टी चाहिए, तो कॉफ़ी बहुत ही कम होता है, कॉफ़ी नहीं लिखते हैं। काजू मसाले वगैरह हो गए। ईट भी, इसका ईट देखेंगे तो बहुत अच्छा बनता है, गलत क्यों लिखा है, ईट, अगर ईट देंगे तो बहुत अच्छा बनता है। ये लेटराइट मिट्टी का अगर ईट बनाएंगे तो लोहा की तरह मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो ये सब हो गया किसके लिए, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बाद आते हैं कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, देखिए पर्वतीय मिट्टी जो होती है, पर्वतीय मिट्टी ये हमेशा पर्वत के क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। पर्वतीय मिट्टी पर्वत क्षेत्र में कहाँ पाए जाएंगे, अब देखते होंगे उत्तर भारत में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, उधर इधर से हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब जो होता है वो क्या होता है, पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। और यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी में सर्वाधिक क्या क्या चीज़ हो सकती है, चाय और कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। चाय और कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पर्वतीय मिट्टी जो होती है वो चाय और कॉफ़ी के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा फेमस होती है। पर्वतीय मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए बहुत ही फेमस होती है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में क्या होता है कि देखिए चाय और कॉफ़ी ये नहीं कि हो सकता है, कॉफ़ी इसमें भी हो सकता है, लेटराइट मिट्टी में भी, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर चाय और कॉफ़ी का बीज बोए हैं तो उसमें अगर मेनली चीज़ होता है कि पानी नहीं लगना चाहिए। जड़ों के पास अगर पानी लगता है तो वो चाय और कॉफ़ी का होकबे नहीं करेगा। तो मेनली क्या होता है कि वो पानी जो है ढल जाना चाहिए, बस ठीक है, पानी ढल जाना चाहिए। तो ये वहीं पर संभव है जहाँ पर क्या हो, ऊँच हो, ढलान हो, तो पर्वत पर ही आप देखने को ढलान वगैरह देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्र में तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए पर्वतीय मिट्टी पर क्या होता है, चाय और कॉफ़ी के क्या होता है, उत्पादन के लिए बहुत अच्छा मिट्टी मानी जाती है। चाय में क्या होता है, चाय में जो होता है वो थीन पाया जाता है, जो कि नींद को दूर करता है, नींद को, थकान को दूर करता है। चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन क्या करता है, ये नींद को दूर करता है, कैफीन नींद को दूर करता है, जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है। और थीन जो होता है वो शारीरिक थकाव को दूर करता है, जो कि चाय में पाया जाता है। समझ गए। मिट्टी इस यहाँ पर एक और पौधा पाया जाता है, अल्पाइन वृक्ष। कौन सा वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष। देखिए अल्पाइन वृक्ष आप देखे होंगे, अब कहीं किसी को पता ही नहीं होगा अल्पाइन वृक्ष क्या होता है। देखिए अब अल्पाइन वृक्ष में कैसे, क्रिसमस देखें, क्रिसमस का जो ट्री होता है, पेड़ होता है क्रिसमस का, से वही क्या होता है, अल्पाइन वृक्ष होता है। सेंटा क्लॉज का जो होता है दिसंबर में, तो क्रिसमस डे के आप देखते हो कि पेड़ पौधे पर सजा हुआ पेड़ पौधा मिलता है। तो वो जो क्रिसमस पौधा देखते होंगे वो वही होता है, क्या था, अल्पाइन वृक्ष। ये ज़्यादातर पर्वतीय एरिया में देखने को मिलेगा, बर्फीली क्षेत्र में। अब देखते हैं सेब वगैरह जो है वो पर्वतीय मिट्टी पर ही देखने को मिलेगा। सेब के भी सेब वगैरह देखते हैं, सेब का पेड़ भी किसमें मिलेगा, पर्वतीय मिट्टी में। तो ये समझिए, इसीलिए आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर सेब जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर आप देखेंगे सिक्किम हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसमें सेब वगैरह के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। चाय कॉफ़ी तो आप देखेंगे दार्जिलिंग में देंगे, उधर सिक्किम में देंगे, तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये समझ के क्या होता है, पर्वतीय मिट्टी के बाद 5 को हो गया, 3 को और देखना है।
5। छठा क्या देखना है, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी मिट्टी देखना है, मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए मरुस्थलीय मिट्टी जो होते हैं क्या होता है, मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है वो क्या होता है, इसमें वनस्पति बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वनस्पति बहुत ही कम मिलेगा, देखने को कम मिलेगा, क्योंकि पानी जो होता है, पानी जल जो होता है बहुत ही कम सूखता है। इसलिए क्या हो पाता है, वनस्पति ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि जल जो है सूखता ही नहीं है। पानी जो होता है सीधा नीचे चल जाता है, तो पेड़ पौधे से को पानी की जरूरत होती है, अब नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। तो इसीलिए वनस्पति बहुत ही कम होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मरुस्थल में कुछ होगा नहीं, थोड़ा बहुत होता है। कांटेदार पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में कांटेदार पौधे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर वो पौधा हो सकता है जिसको पानी की बहुत ही कम जरूरत हो। जैसे आप देखते होंगे बाजरा वगैरह हो सकता है, खेती किसकी खेती हो सकती है, बाजरा की खेती हो सकती है, क्योंकि बहुत ही कम जरूरत होती है बाजरा की। यहाँ पर क्या हो सकता है, बाजरा की खेती हो सकती है, आप देखते होंगे। या फिर कांटेदार पौधे देखते होंगे, कांटेदार पौधे जो होते हैं हो सकते हैं, क्योंकि कांटेदार पौधे में पानी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसमें से उसके पत्ते होते हैं कांटे के रूप ले लेती है। तो ये हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में वनस्पति बहुत ही कम होती है, ये पानी बहुत ही कम सोखती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी कौन सोखती है, कितने लोग बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पानी सोखती है, जल सोखती है। आपको कल के क्लास में बताए हुए हैं, पानी कौन सोखती है, कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी बताइए कौन सोखता है पानी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो काली मिट्टी जो होती है वो पानी सोखती है, और सबसे कम पानी जो होती है मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद मरुस्थल के बाद कौन सा मिट्टी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 लवणीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी देखते हैं, दलदलीय मिट्टी। तो क्या देखते हैं, दलदलीय मिट्टी। देखिए दलदलीय मिट्टी जो होते हैं वहीं पर पाया जा सकता है जहाँ समुद्र के किनारे पर, क्योंकि वहाँ पर पानी जो होता है हमेशा लगा हुआ रहता है। तो समुद्र के किनारे पर देखेंगे तो क्या होता है, दलदलीय मिट्टी पाया जाता है। आप देख लीजिए गुजरात देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, तो ये सब क्या वहाँ पर क्या होता है, दलदलीय मिट्टी। आप सुंदरवन दलदलीय मिट्टी जो है वो क्या होता है, इसमें ह्यूमरस की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, और इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग सकते, बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं उग सकते, क्योंकि यहाँ पर दलदलीय मिट्टी होता है, दलदल रहता है, और बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे उगेंगे तो धंस जाएंगे और गिर जाएंगे, इसलिए छोटे पौधे होते हैं। तो सुंदरवन का आप देखेंगे सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो वहाँ पर जो जंगल है, यहाँ पे जंगल पाई जाती है, वो कौन सा उसे हम लोग मैंग्रोव जंगल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो मैंग्रोव की तरह, मैंग्रोव मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, और बहुत फैलदार पेड़ पौधे होते हैं, बहुत ही फैले हुए पेड़ पौधे होते हैं, और उनकी जड़ जो होती है वो बहुत दूर तक फैली रहती है, ताकि क्या सके ऊपर स्टेबल रह सके। लेकिन और नहीं, अगर लंबा पेड़ फलेगा और वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो धंस जाएगा। इसलिए ऐसे जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसे मतलब हम लोग मैंग्रोव जंगल कहते हैं, मैंग्रोव जंगल या फिर मैंग्रोव वन क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन। तो दलदलीय मिट्टी बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो गिरते और सड़ गल जाते हैं, और सड़ गल जाते हैं पेड़ पौधे, तो उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद वगैरह मिल जाते हैं, जिस वजह से बहुत उपजाऊ भूमि होती है। कौन सा, मैंग्रोव जंगल, इसका उदाहरण है मैंग्रोव जंगल पश्चिम बंगाल में। गुजरात में भी देखेंगे तो दलदलीय मिट्टी पाई जाती है। 7 हो गए, एक लास्ट बच गया, कौन सा, लवणीय मिट्टी। 8वां जो है वो लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी देखिए, लवणीय मिट्टी जो है, ये लवणीय मिट्टी क्यों होता है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसे हम लोग लवणीय मिट्टी कहते हैं। इसे रेह या फिर कलर मिट्टी भी कहा जाता है। रेह या कलर क्या होता है कि जब कभी ये इसकी प्रकृति देखेंगे तो क्षारीय होता है। क्या होता है,
इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ये लवणीय मिट्टी गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जब देखिए जब कभी क्या होता है कि नमक की परत बहुत ज़्यादा खेतों के ऊपर नमक की परत चढ़ जाती है। ऊपर परत चढ़ती कैसे, जब आप कभी खाद का प्रयोग करते हैं, जब कभी खाद का प्रयोग यूरिया पोटास वगैरह सब डालते हैं तो वो सब का प्रयोग करते हैं, तो उससे 8-10 साल बाद क्या होता है, उसमें एक नमक की परत चढ़ जाती है जिसको हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन चाट कर देखिएगा एकदम नमकीन लगेगा। हालांकि हर जगह तो नमकीन ही लगता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नमकीन लगेगा। वो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, क्षारीय होती है, और नमकीन वजह से हम लोग रेह या फिर उसे हम लोग कलर कहते हैं। देखिए लवणीय मिट्टी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लवणीय मिट्टी को दूर करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम। तो ये प्राकृतिक क्षारीय, इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, जिप्सम। जिप्सम जिप्सम दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगर कोई मिट्टी अगर लवणीय क्षारीय है, नहीं प्राकृतिक है क्षारीय है, इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है, तो क्षारीय को दूर करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्षारीय को दूर करने के लिए तो जिप्सम। अगर कोई मिट्टी लवणीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी कह रहे हैं, अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग किया जाता है। तो ये लवणीय मिट्टी हुई, क्या होता है, लवणीय मिट्टी। देखिए अच्छी फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान जो होना चाहिए, फसल को उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच जो है वो 6 से 7.5 के बीच, 7.5 के बीच का होना चाहिए। ये मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए, तो भी उसमें क्या हो सकता है, अच्छी फसल हो सकती है। अगर 6 से नीचे गया तो वो तो अम्लीय हो जाएगा, ऊपर गया तो क्षारीय हो जाएगा। तो ये हो गया मिट्टी, क्या हो गया, मिट्टी। अब देखिए मिट्टी हो गया। देखिए फसल, अगर हम जब कभी किसी चीज़ को फसल बोते हैं तो पहले बीज ही बोना पड़ता है। तो बीज अगर बोते हैं, बीज अगर बोलते हैं तो बीज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है वो किसकी होती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है, इस देखिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है वो किसकी होती है, बीज की। 2:1 अनुपात होता है बीज के समय। लेकिन वही बीज क्या हो गया, फसल हो गया। वही बीज अगर आगे जाकर फसल बन गया, फसल थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसकी जो सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होगी, नाइट्रोजन की होती है। ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन की जरूरत 2 हो जाती है, नाइट्रोजन की जरूरत 4 अनुपात, पोटेशियम की 2 और फास्फोरस की 2, पोटेशियम की 1 क्या होती है, 1 हो जाती है। तो फास्फोरस की जो होती है वो बीज के बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन कम होती है, पोटेशियम की कम होती है। लेकिन वही फसल को देखेंगे तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो घास जो है नाइट्रोजन युक्त है, यानी नाइट्रोजन खुद का बना सकती है। तो फसल हो गया 4:2:1। तो ये समझ किसके बारे में था, मिट्टी के बारे में था। तो आई होप इस वीडियो को आप समझ गए। इसके बाद ज्योग्राफी में क्या बच गया है, 1 यानी जंगल बारे में बताना बच गया है। तो आई होप इस वीडियो को आप समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।